हेलो, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी और ये शुरू हुआ है कौशाम्बी पूर्वांचल से, जिसकी जिम्मेदारी संभाली है खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने। वो कौशाम्बी पहुंच रहे हैं और इस पूरे मामले में, क्योंकि अगर अमित शाह कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह होती है, वो ऐसे ही कुछ भी नहीं करते। तो क्या है इसकी रणनीति, क्या है प्लानिंग और क्या है कौशाम्बी में उनके जाने की वजह और उसका आगे क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या उम्मीद है, इन सब के लिए हम बात करेंगे प्रशांत देव से, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि मिशन 2024 के तहत जो ये अमित शाह की रणनीति है, ये किस ओर जा रही है और कौशाम्बी क्यों पहुंची है? देखिए, मिशन 2024 की बात हम लोग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अब लगभग सभी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं, मैदान में कूद चुकी हैं। अभी कल की ही बात है, 6 अप्रैल का दिन था, प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने के लिए एक बात कही। यानी कि सामाजिक न्याय की बात तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से हो रहा है, लेकिन एक मंत्र दिया चुनाव का, जो मतलब जीतने का मंत्र दिया है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात जब हम करते हैं तो सीधे बात वहाँ पहुँचती है देश के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलितों का। अब आपने सवाल पूछा कि अमित शाह यूं ही तो कोई काम करते नहीं, ये बात सच है। और वो कौशाम्बी जा रहे हैं जो इलाहाबाद के पास है, और एक जगह और जा रहे हैं जो आपने अभी उस वक्त जिक्र नहीं किया, आजमगढ़ वो जगह है, आज ही दोनों जगह जाएंगे। आजमगढ़ वो जगह है जहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अच्छा, मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है वहाँ पे, कभी बीजेपी वहां से जीत नहीं सकती थी, ऐसा माना जाता है। लोकसभा की सीट जो है वो बीजेपी वहां से जीती, दिनेश लाल यादव वहां से सांसद हैं बीजेपी के, बहुत मुश्किल से। तो ये एक तरीके से कहिए कि एक वो चमत्कार जैसी बात लोग मानते हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि कौशाम्बी से आजमगढ़ के बाद फिर बिहार शुरू हो जाता है जी। मतलब वो पूर्वांचल का इलाका, इसको बोलते हैं पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल। ये उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जिसकी बात सामाजिक न्याय की बात प्रधानमंत्री ने कही कल और अमित शाह वहां जा रहे हैं, ये पूरा इलाका ओबीसी दलित बाहुल्य है जी। इसमें आपका इलाहाबाद हो गया, गाजीपुर, मऊ, बनारस जहाँ सांसद खुद हैं वो हैं, बलिया, ये सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से आपको जीतना है, वोट बैंक जो है, जहाँ से आपको जीतना है, तो आपको इनका साथ चाहिए। तो यहाँ पे अब आपको जो स्थिति है आज, मैं पहले अभी जो हाल में चुनाव हुए विधानसभा के, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वो हार गए थे। कौशाम्बी है सिरातू से वो हार गए जी। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो गाजीपुर से, आजमगढ़ के बगल के जिला गाजीपुर से, वो वहां से चुनाव 2019 का हार गए मंत्री रहते हुए, जबकि उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है। मतलब मैं खुद गाजीपुर का हूँ, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि जब एक बार वो सड़क पर उतरते थे तो भीड़ का रेला चलता था जी। कहीं से उनके लिए निगेटिविटी नहीं है। उनके सामने जीत किसकी हुई? अफजाल अंसारी के एक मुस्लिम कैंडिडेट है। अब ये मत सोचिए मुसलमान वहाँ बहुत ज़्यादा, मुसलमान वहाँ पे 9% है गाजीपुर में जी। मैं पूर्वांचल की गणित बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यानी कि वो इसलिए जीते कि वहाँ पे सपा बसपा का जो गठबंधन था वहाँ पे काम कर गया, वहाँ पे काम कर गया। बाकी यूपी में काम नहीं किया, वहाँ काम कर गया। बड़े नेता बीजेपी के वहाँ से चुनाव हार गए क्योंकि वो पे उनको पिछड़े का वोट नहीं मिला, क्योंकि अगड़े लोग वहाँ पे बहुत कम हैं। तो अब इन पूरी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए जो आपका सवाल था, इसीलिए अमित शाह आज कौशाम्बी और आजमगढ़ में हैं, क्योंकि अमित शाह वहीं अपना समय ज़ाया करते हैं या समय बिताते हैं जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ ज़मीन बहुत मुश्किल है, कि वहाँ जाने से, उनके प्रभाव से, उनके काम से, उनकी बात से। क्योंकि अमित शाह जब कोई बात बोलते हैं, नंबर 2 है, जो बात भी बोलेंगे तो एक भरोसा उनने कायम किया है कि जो बोलेंगे वो होगा। इसलिए वो वहां पे गए हैं और उन लोगों को एड्रेस करेंगे जी, क्योंकि बात चुनाव की है। और सिर्फ आप लोकसभा चुनाव बात मत कीजिए, अभी तुरंत एक हफ्ते में आपको नगर निकाय के चुनाव होने हैं जी। तो बीजेपी के लिए नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर गांव की पंचायत का चुनाव हो, सब चुनाव उसी ताकत से ये लड़ते हैं जी। तो ये स्ट्रेटेजी हमें नजर आती है क्यों। और जो मैंने आपको बताया एक लाइन की, बीजेपी की स्ट्रेटजी पूर्वांचल में खासकर ये होगी कि जो चीजें हमें नहीं मिली हैं उसको पाना है, और जो पा लिया उसको बचाना है। इस रणनीति पे वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए
और जो बात है, हालांकि जो आधिकारिक विजिट भी है गृह मंत्री की, क्योंकि बहुत से विकास कार्यों की हरी झंडी देंगे, वहाँ का शिलान्यास होगा दोनों जगह। और जो एक तीर कई सारे निशाने, हाँ, जो वहाँ के एमपी हैं बीजेपी के कौशाम्बी के विनोद सोनकर, ये उनका 3 दिन का एक कार्यक्रम है कौशाम्बी महोत्सव, वहाँ पे वो एज ए मतलब नेता वहाँ पे गृह मंत्री वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो वहाँ से साधने की कोशिश है पिछड़ी जाति को। एक और सवाल कि जैसे यूपी में पहले तो बीएसपी और सपा ही थे इस पूरे वोट बैंक के लिए, अब बीएसपी थोड़ी शांत हो गई है। अब अखिलेश यादव ने कुछ टाइम पहले कांशीराम की वो अनावरण किया था उन्होंने, फिर उसके बाद वो दिखाया था कि हम बीएसपी को उन्होंने बी टीम बता दिया, और फिर वो दिखाया कि हम अब दलित और पिछड़ों की राजनीति करेंगे, कांशीराम का जो उन्होंने स्टैच्यू किया था। तो क्या इसका असर उन पर भी पड़ेगा, मतलब सपा बीएसपी पर? जैसे अमित शाह पहुंचेंगे तो क्या उनको भी डरने की जरूरत है? एक नहीं, मतलब इन सपा बसपा के नेताओं को डरने की जरूरत है, बिल्कुल डरने की जरूरत है। वो मैं ऐसे आपको बताता हूँ कि देखिए क्या है कि कोई भी काम आप करते हैं ना, तो एक होता है कि सिंबॉलिक, आपने किसी मूर्ति का अनावरण कर दिया काशीराम की सपोज, या गौतम बुद्ध की, या भगवान, तो वो जो सिंबॉलिक सांकेतिक चीज है, क्या वो नीचे जमीन पे कितना उतरती है जी। असल कहानी यही है। अब उसमें अगर विधानसभा चुनाव में जब हम लोगों ने कवर किया जाते समय, तो एक चीज़ देखने को ये मिली अनु कि जब हमने खासकर उन लोगों से ही बात की गांव देहात अंदर जाकर के जो पिछड़े पूर्वांचल की बात करें, तो जैसे आपने कहा कि मायावती का वोट बैंक इंटैक्ट रहता है, सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद भी क्यों जीती बीजेपी? ये सवाल खड़ा होता है। ये बड़ा सवाल तो मतलब उसके पहले कांग्रेस भी मिल गई थी, बावजूद उसके जीती। उसकी वजह ये थी कि मायावती का जो वोट बैंक था वो वाकई नहीं घिसक रहा था, लेकिन जो घिसका, मतलब जो वोटर उनके टूटे हाथी वाले, तो वो कहीं और सिर्फ फूल पे गए, साइकिल पे नहीं गए। ये जो ट्रेंड देखने को मिला हमको ना, वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मतलब अंबेडकर नगर हो, मिर्ज़ापुर हो, भदोही हो, ज्ञानपुर हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो, जहाँ जहाँ पे ये सब हैं, वहाँ पे हमने ये चीज़ नोटिस की कि दलित वोट जो मायावती का होता था, कभी उस पर सेंध नहीं लग पाती थी। वो सेंध तो नहीं लगी पूरी तरह से, लेकिन जो लोग वहाँ से निकले, मन बदला, वो कमल पे गए जी। वो गए, वो इसलिए गए। तो हमने पूछा भाई क्यों? तो एक तो कहता था नहीं जी बाबूजी, हम तो वोट तो हाथी को ही देंगे, कुछ नहीं। दूसरा कहता था कि नहीं जी, काम हमारे लिए किया है, राशन, मकान, दुकान, जो भी ये सब योजनाएं हैं, जो लाभार्थी जाति जिसको हम लोग बोलते हैं आजकल, तो उसका असर गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका जो सपा बसपा गठबंधन, जो राजनीतिक गठबंधन था, जनता का गठबंधन नहीं हो पाया, ये क्लैश कर गया वो। हाँ, तो इसीलिए मेरा जो लब्बो लुआब वही मैं निकलता हूँ, फिर मैं वही लाइन आपको कहूँगा, जो मिला है उसे बचाना है। यानी कि ये जो टूट के आए ना, जो वोट बैंक जो घिसका है, उसको अपने पास बना के रखना है, और कि कहीं और ना चला जाए, और अतिक्रमण कर लेना है। इसी पेशेवर रणनीति के तहत मुझे लगता है कि सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह नहीं, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री, मतलब हर नेता जो है बीजेपी के इसी राह पे चल रहा है। और आपको तो दूसरी बात, विपक्ष के खेमे में जो मुद्दे हैं, एक सवाल मेरे दिमाग में भी एक जर्नलिस्ट के तौर पे आता है। अभी हम सबने संसद की कार्रवाई पूरी कवर की, बजट से जो मुद्दे संसद में गूंजते रहे, आपने भी देखा, रोज आप रिपोर्ट करती हैं, एंकरिंग करती हैं, जो मुद्दे गूंजते रहे, वो मुद्दे क्या जमीन पे उतर पा रहे हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस मुद्दे को लेकर क्या आप सिर्फ आपके मुद्दे सिर्फ रस्म अदायगी के हैं, या फिर वो ज़मीनी तौर पर जनता से जुड़ने वाले हैं? बीजेपी के मुद्दे सिर्फ बोलने वाले हैं या जनता को छूने वाले हैं? ये फर्क कौन जो समझता है वही जीतता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है भाई, चाहे चुनाव के मैदान में सिकंदर वही है जो चुनाव जीता। जी, एक और सवाल मैं आपसे करूंगी, क्योंकि जैसे देश में अभी आप देखेंगे दलित, ओबीसी, राहुल गांधी अलग टेंशन में अभी उसकी वजह से, तो ये कितनी बड़ी टेंशन है? और मतलब देश की राजनीति में ये दलित पिछड़ा वर्ग कितना इंपॉर्टेंट हो गया है अब, और पहले से अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, या फिर लोग इसे सिर्फ एक निशाना ही बनाते हैं कि सिर्फ एक निशाना बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है? तो इस पे आपका क्या पॉइंट है, क्योंकि आप कवर करते, लोगों से मिलते हैं? देखिए अनु, आपने पूछा कि देश में दलित पिछड़ा वर्ग कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, देश की आज़ादी के समय से, जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, आज़ादी के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी रूल किया, तो ये जो
पिछड़ी जातियां अगर इम्पोर्टेंट ना होती तो न तो मुलायम सिंह नेता बनते, न तो मायावती नेता बनती, न तो बिहार में ऐसी क्रांतियां आती, बिहार में पिछड़ी जाति के लालू प्रसाद यादव नेता न बनते। तो ये देश ही उन्हीं का है। तो और उनके विकास के लिए, उनके काम के लिए नेता तैयार हुए। लेकिन ये बात अलग है कि उन तक विकास कितना पहुंचता है। हाँ, कितना पहुंचा, या फिर जनता ने जब तक भरोसा किया जी, वो नेता बने रहे, मजबूत नेता रहे। मुलायम सिंह जैसा कोई नेता आज भी नहीं है। बीजेपी भी मतलब पॉलिटिकल वो बात छोड़ दीजिए तो उनका सम्मान करती है। लालू प्रसाद यादव तमाम बुराइयों के बावजूद भी जननेता थे, बिहार में थे। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अब जब बीजेपी ने इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की और कर रही है, वो कैसे कर रही है? वो जो लगता है हमको कि जो एक बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा एक हथियार है ना, परफॉर्मेंस का। मुझे याद है कि मुझे एक बहुत बड़े किसी एक अधिकारी ने कहा था कि किसी ज़माने में उनको किसी एक नेता ने कहा था कि आने वाला समय है कि जातियाँ तो रहेंगी, कभी जातिवाद, लेकिन परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी ये भी एक कसौटी होगी। तो मैं ये देख रहा हूँ परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी जो कसौटी है ना, उस पर अगर जनता खरी उतर रही है तो मतलब ये एक एडिशनल चीज़ है बीजेपी के पास, या फिर जो सत्ता में है उनके पास। इनके पास जाति भी है, धर्म भी है, हिंदुत्व भी है। ठीक है, अगर जाति वैसे लड़ना तो इनके पास भी हर तरह के जाति के नेता हैं, वो उससे लड़ लेंगे। एक चीज जो बाकी लोगों के पास नहीं है वो है परफॉर्मेंस। ये मतलब इन्होंने ये मतलब साबित करने की लगातार कोशिश करते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और इस भरोसे को कायम किया हुआ है। तो जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अभी ऊपर अपलिफ्ट जिनको करना है, तो उनमें ये सेंधमारी या अंदर पेनिट्रेट, सेंधमारी तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। और मुझे लग रहा है चुनाव दर चुनाव उनमें उसको बेहतर हो रहा है, और बेहतर हो रहा है, क्योंकि एक तो इन दलित और पिछड़े वर्ग से नेताओं को भी ये बहुत मौका दे रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर दे रहे हैं। वो भी एक कारण है कि मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनाव के पहले जो रिसफल हुआ केंद्र में 42 मंत्री लगभग बनाए गए जो ओबीसी कोटे से। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जी। किसान नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, तो ये कहीं से भी पीछे नहीं हटते हैं। मतलब इनको जीतने, अपने साधन को साधने के लिए जो अपने तर्क से तीर चलाने हैं, वो ये तीर चलाते हैं। चाहे वो लाभार्थी का तीर चलाना हो, चाहे जातिवादी का तीर चलाना हो, चाहे परफॉर्मेंस का तीर चलाना हो, चाहे भ्रष्टाचार से लड़ने का तीर चलाना हो, इनके तर्कस में सारे तीर हैं। और वो जो है भगवान राम बन के बाण छोड़ते हैं और जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन तो एक फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बावजूद उसके, आंधी तूफान के लहर के बावजूद भी पूर्वांचल में ये वोट बीजेपी को चोट लगेगी, और लग भी सकती है, और आगे फिर लगेगी। आगे एक बात आपको नाम और आखिर में जोड़ दूं, पूर्वांचल में जब भी हम बात करते हैं एक नाम भूल जाते हैं जो उसने बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती दी, ओम प्रकाश राजभर, जिसको आप देखते हैं कि बहुत बड़बोला करने वाला जो नेता है। उनका क्या रोल होगा? ओम प्रकाश राजभर, मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर का मेरे ख्याल से 2-4 दिन, जैसे कि ये यूपी के विजिट के बाद हमें जाके पर आधिकारिक घोषणा होना ही बाकी है। मेरे ख्याल से वो बीजेपी में आ चुके हैं या आने वाले हैं आधिकारिक घोषणा हुआ, यानी कि जिसने तकलीफ दी बीजेपी को, वो बीजेपी उसको अपने पाले में शामिल कर लेती है। क्योंकि जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के नेता को रोज कटघरे में खड़ा करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको अब दिखाई दे रहा है। और जितने भी ये छोटी जातियों के नेता हैं, चाहे वो पटेलों के नेता हो, राजभरों के नेता हो, कुशवाहा कुर्मियों के नेता हो, उनको पकड़ना है। लेकिन ये बात है कि जो बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, चाहे आप चौटाला को ले लीजिए हरियाणा में, राजभर को ले लीजिए, ये सारे विपक्ष के जो नेता है, ये बाद में उन्हीं में क्यों चले जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या होता है? क्या करते हैं अमित शाह ऐसा, या फिर क्या होती रणनीति? क्या होता है कि चुनाव मतलब बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो होता है, जैसे बंगाल में भी आपने देखा, बंगाल में तमाम नेता बीजेपी में इसलिए आए, उन्हें लगता था कि बंगाल में सरकार पलटने वाली है तो बीजेपी आएगी, सबको जेल में भरेगी, तो इसके पहले हम बीजेपी की दामन थाम लें। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब वो रामराज है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा जिस पे जो सवाल उठता है, हमारे यहाँ आने के बाद कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, तो शायद इस शर्त पे
वो यहाँ आ जाते हैं, तो एक तरीके से शेल्टर हो जाता है और यहाँ पे आते हैं। तो ये सवाल अभी भी है, बिल्कुल वाजिब सवाल है विपक्ष का कि जब आप यहाँ तो आप करप्ट हैं और यहाँ जाते ही आप धुल जाते हैं। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सवाल अभी भी कायम है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे बीजेपी को परेशानी भी होती है। लेकिन अब इस परेशानी से अगर बीजेपी को लगता है कि हम जनता में मुंह के बल गिरेंगे तो शायद बीजेपी इससे छुटकारा पा ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा जी। तो आने वाले दिनों में फिर यही है कि पूर्वोत्तर की राजनीति में कुछ नया होगा, देखने को मिलेगा, जैसे पूर्वांचल की राजनीति में। तो ये पूरा जो ये से अगर हम कंक्लूड करें तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में 2024 को लेकर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर बोले स्पाइसी कुछ होगा तो वो क्या होगा? देखिए, अगर यूपी की बात करें तो सबसे स्पाइसी फाइट पूर्वांचल में ही होगी। जबरदस्त है पूर्वांचल जीतना, क्योंकि बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने मुझसे ही, जब मैंने उनसे सवाल पूछा जब गाजीपुर वो हारी थी बीजेपी, तो उन्होंने कहा दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जिस दिन गाजीपुर और पूर्वांचल जीतोगे उस दिन पूरा देश जीत जाओगे। जी। ये इतना मुश्किल है, वो कभी लेफ्ट का गढ़ रहा है जी, ये तो हाँ, इसलिए तो ये उत्तर प्रदेश की बात करें आप, उत्तर प्रदेश में सबसे मसालेदार, सबसे अच्छी लड़ाई, चुनावी लड़ाई आपको पूर्वांचल की जमीन पर ही देखने को मिलने वाली है। जी, तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें बहुत सारे कमेंट्स करिए और ऐसी 2024 मिशन 2024 के लिए आगे भी हम आते रहेंगे और ऐसी वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।